गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास 365। फ्रेंड्स, हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस एडोटेरिया का जो है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख लिए थे और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में भी हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक लिखी गई थी। नीचे निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है कौन सा अधिनियम कब आया था उनके बारे में जो है काल जो है उनका लगाना है। तो लेक्स लॉ की अधिनियम, तो लेक्स लॉ की अधिनियम कब आया था, तो 1850 हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है बंगाल टेनेंसी अधिनियम। तो बंगाल टेनेंसी अधिनियम जो है 1885 हो जाएगा। और 1885 में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था, क्या है वो, तो घटना नहीं एक काम हुआ था, क्या है वो बताइएगा। आयु की सहमति अधिनियम। तो आयु की सहमति अधिनियम जो है इसका हो जाएगा 1891। और भारतीय विद्यालय अधिनियम, तो ये हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था वायसराय कर्जन के काल में। तो इनका जो है लेक्स लॉ की अधिनियम 1850, बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 और आयु की सहमति अधिनियम 1891 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो है 1850 हो जाएगा, तो एक, तो यहाँ 4 है सबसे पहले, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है बंगाल टेनेंसी 1885, तो 2, तो 1 के बाद 2, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 3, 4 इनका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी कोलकाता में। नेक्स्ट है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। तो बोस्टन टी की घटना कब हुई थी, तो बोस्टन टी की घटना जो है 1773 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था। तो नाई धोबी बंद जो है सामाजिक बायकॉट, इसका एक स्वरूप क्या था और ये कब हुआ था, तो 1919 में। तो इसका हो जाएगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ये 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था और ये नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का जो है एक स्वरूप था। नेक्स्ट है, संगम युग में उड़ेयूर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था। तो संगम युग में जो है उड़ेयूर किस लिए विख्यात था, तो ये उड़ेयूर जो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो संगम युग में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था, उड़ेयूर। नेक्स्ट चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को इसमें मिलान करना है। तो ये कुछ जो है पुस्तक का नाम और शासक दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत का और जो भी है उनका मिलान करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग हैं और इनमें चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो इनका जो है हो जाएगा फुतू उल सालतीन। तो फुतू उल सालतीन जो है ये हो जाएगा अब्दुल मलिक ईसानी। तो फुतू उल सालतीन जो है अब्दुल मलिक हुसानी का हो जाएगा। नेक्स्ट है फुतू ए फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है फुतूहात ए फिरोज शाही लिखा गया है। फिर तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी और खजेन उल फुतू अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। तो फुतू उल सालतीन 1 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों में ए है, ये दोनों नहीं होगा, 1 का 2 और 1 का 2। फिर है फुतूहात ए फिरोज शाही, तो 2 का 1 हो जाएगा, तो 2 का 1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो सिंधु सभ्यता में प्राप्त मुहर में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है, तो ये मिलती है पीपल की। तो सिंधु सभ्यता में मुहर पे पीपल की वृक्ष की आकृति मिलती है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। तो ये मृत्युंजय के लेखक कौन है और ये किस भाषा में है, तो मराठी में। तो इनके लेखक हो जाएंगे शिवाजी सामंत। तो मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सामंत है और ये मराठी भाषा में है। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था। तो इसमें से कौन सी घटना जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक जो है मालिक बनाया था, तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 में। और वैसे
ये थोड़ा सा प्रभाव जो स्थापित हो गया था तो पलासी की लड़ाई में हो गई थी 1757 में, और वास्तविक जो है इस यहाँ सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया था बक्सर की लड़ाई 1764 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब से नवाजा था? तो जहांगीर के द्वारा किसे नादिर उल असर की किताब से नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर को। नेक्स्ट है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो गजनी के सुल्तान जो है महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो राजेंद्र प्रथम के। नेक्स्ट है, अंतर्राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो अंतर्राज सागर जलाशय का निर्माण जो है किस राजवंश के शासक द्वारा किया गया था? तो विजयनगर के द्वारा। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई है? ये हुई है 1227 ईस्वी में। गिलाजी किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गिजाली जो है ये किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। और अकबर कौन थे? मुगल वंश के राजा थे अकबर, और इनका शासनकाल कब से रहा था? 1556 से लेके 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा था, और ये दीन इलाही चलाए थे। नेक्स्ट है, जजिया कर को समाप्त कर दिए थे अकबर। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार इसमें कौन सी हो जाएगी? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सबसे प्रमुख अधिकार है, और ये कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ क्या है? तो भारत के जो राष्ट्रपति है एकल हस्तांतरणीय मत से जो है प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, तो उसमें जो है इसका मतलब होता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है, राज्य के नीति निषेध तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यहाँ डीपीएसपी के बारे में जो बताया जा रहा है, जिसमें कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है, यहाँ पूछा गया है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो है ए और बी दोनों सही है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और कानून निर्माण में इनकी जो है सिद्धांत लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये दोनों इसमें सही है। और डीपीएसपी कितना है? तो ये संविधान के जो है भाग 4 में है, और कितना से कितना आर्टिकल है? तो 36 से लेकर 51 तक जो है इसमें आर्टिकल है डीपीएसपी में। चलिए आगे है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने की अपराध से संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने की अपराध से संबंधित है? तो ये हो जाएगा धारा 313। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग के समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन, मतलब वो फिर नहीं होंगे। और नवीकरणीय जो है संसाधन कौन से होते हैं? जो पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि सूर्य का रोशनी। भूदृष्ट पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो भूदृष्ट पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा जो है होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपर्दन। इसको अपर्दन कहा जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नरमा के नाम से। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास को नगमा के नाम से जाना जाता है, नरमा के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? तो व्यथ के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है? तो झेलम नदी को। तो झेलम नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है। ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? ती पर्वत किस राज्य में हो जाएगा? तो ती पर्वत हो जाएगा नागालैंड में। तो ती पर्वत नागालैंड राज्य में स्थित है। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। तो कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। तो ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो तुलसी के पौधे का जो है औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है?
तो इसका जो है होती है फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स। तो फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण जो है तुलसी के पौधे की औषधीय महत्व होती है। आगे हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है, सूची और सूची 2 में इसमें जो है मिलाना है। तो सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट जो है इसका उपयोग कहाँ होता है? तो सोडियम बेंजोएट फलों के रस का परीक्षण, तो फिर सोडियम बेंजोएट जो है इसका उपयोग जो है फलों के रस के परीक्षण में होता है। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर में। फिर नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा रासायनिक उद्योग में, और सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में। तो 1 का 1 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 1 और 2 का 3 ऑप्शन नंबर बी इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? जाइलम पेरेकाइमा। तो जाइलम पेरेकाइमा जो है ये पादप उत्तक में भोजन का जो है भंडारण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक कोश के कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो किस कोश के कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ये होता है सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। तो इसमें डीएनए होता है, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए होता है। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें से बायोमास ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो ये लकड़ी, गोबर, कोयला, ये तीनों बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा जो है ये बायोमास ऊर्जा के स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है? एक कोशिकीय युग्मज से। तो एक कोशिकीय युग्मज से जो है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल पालवित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो वह जलीय पौधा कौन सा है जिसे जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो वो हो जाएगा एजोला। एजोला को जो है धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? इसमें से कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो नेफेंथिस जो है ये एक कीटभक्षी पौधा है। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को कौन इसमें दर्शाता है? काई। काई जो है ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। चलिए अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से कौन सी विधि नहीं है? तो वितरण विधि। वितरण विधि जो है ये राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में नहीं है। अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? लाभांश एवं बोनस शेयर। तो लाभांश एवं बोनस शेयर अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण में शामिल है। तो आधुनिकीकरण में कौन शामिल है? तो आधुनिकीकरण में शामिल इसमें से कौन सा हो जाएगा? नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ये दोनों जो है आधुनिकीकरण में शामिल है। चलिए आगे है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को देखना है। स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादक का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से होता है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सही है? तो ये दोनों सही हो जाएगा। ए और 2, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है और द्वितीयक उत्पादक के संदर्भ में परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो है संबंध किस नृत्य शैली से? तो कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो इसको जो है सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले है पाई मेसोन की खोज। तो पाई मेसोन की खोज जो है 1935 में किया गया था। किसके द्वारा? तो हिदेकी युकावा के द्वारा। फिर है न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज जो 1932 में किया गया था। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था? चैडविक द्वारा। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में किया गया था। सॉरी, इसे लिखा नहीं रहा है। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था थॉमसन द्वारा, जे थॉमसन द्वारा। और प्रोटॉन की खोज जो है, प्रोटॉन की खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा 1917 में। तो 1917 में प्रोटॉन की खोज किया गया था। इसमें देखिए सबसे पहले पाई, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाएगा 3, तो ये अब ए नंबर नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, इसके बाद हो जाएगा पाई थॉमसन की खोज, तो 3 के बाद 1, किसी भी ऑप्शन में 3 के बाद 1 नहीं है, तो 3। वैसे इसका खोज किया गया था 1931 में, लेकिन इसको प्रयोग में जो है 1947 में लाया गया था। तो 1947 में लाया गया था, तो इस तरह से ये हो जाएगा। 3 के बाद 2 हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज 1932 में, और इसके बाद जो है होगा प्रोटॉन की खोज, फिर हो जाएगा पाई थॉमसन, उसके बाद प्रोटॉन की खोज। तो इस तरह इसका आंसर 3214 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का जो है, जो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग तो वही का है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इक्को रिट्रीट महोत्सव मनाया जाता है? तो इक्को रिट्रीट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इक्को रिट्रीट महोत्सव जो है ओडिशा में मनाया जाता है। तो इक्को रिट्रीट महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो दहेज निषेध अधिनियम को 1961 में पारित किया गया। नेक्स्ट है, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो राजा ललितादित्य के द्वारा किस राज्य पर शासन किया गया था? तो इनके द्वारा जो है कश्मीर पे शासन किया गया था। सैर ए गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो सैर ए गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। तो सैर ए गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसके द्वारा कहा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है। इनमें से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक की है? तो इसमें से कौन सी पावर जो है लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक की हो जाएगी? तो ब्लूटूथ की। जैसे किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। तो जॉन मैकार्थी को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। और इस तरह हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है पूरा हुआ, और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप लोग देख चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी हम लोग का हो गया। अब जल्दी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आएगा। और आप लोग जो है वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।